हाय फ्रेंड्स। पिछली बार जब हम मिले थे हमने टाटा मोटर्स पर रिसर्च की थी और आज हम एक बैंकिंग स्पेस के स्टॉक पर रिसर्च करने वाले हैं। दोस्तों, बैंकिंग स्टॉक्स में और नॉर्मल स्टॉक्स में काफी डिफरेंस होता है और वो हम देखने वाले हैं कि बैंक की रिसर्च कैसे की जाए। तो सीधा हमारे स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि एक बैंक की एनालिसिस किस तरह से होती है। सो लेट्स बिगिन सागरनोमिक्स। दोस्तों, हम लोग सीधे स्क्रीन पर जब हम चलते हैं तो हम ये देखते हैं, अभी आप देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक को हम लोग ले रहे हैं और एचडीएफसी बैंक की का चार्ट आप देख रहे हैं। हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस से शुरू करेंगे और फिर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे आएंगे। तो दोस्तों, ये है एचडीएफसी बैंक आपके सामने और इसकी सबसे पहले हम लोग रिसर्च कर लेते हैं। पहले तो देखिए, सबसे पहले देखिए कि ये बैंक जो है इसकी प्राइस ऊपर जो लिखी हुई है वो है 1672 रुपए, विच इज 3% डाउन टुडे। यहां से आप डायरेक्टली इसकी वेबसाइट पर और एनएसई बीएसई पे जाके देख सकते हैं इसके बारे में। मार्केट कैप दोस्तों 9 लाख करोड़ की है, यानी कि इसका एक शेयर को अगर आप नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1672 इंटू 934807, तो दोस्तों ये पता पड़ेगा कि आप 1672 इंटू जो नंबर ऑफ शेयर्स है, तो ये पता पड़ेगा कि मार्केट कैप कितनी है। अब दोस्तों देखो, मैं आपको एक चीज यहां पर बताना चाहूंगा कि जो कुछ दिख रहा है उसमें आप अगर सही डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने आप से हमेशा क्या, क्यों, कब, कैसे, कितना, ये जरूर पूछिए। तो अभी जैसे आपने मेरी बात सुनी, तो क्यों ना आप तुरंत आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि भाई अगर ये मार्केट कैप है और अगर ये नंबर ऑफ, ये पर शेयर की प्राइस है, तो इसके पास में शेयर्स कितने होने चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ही तो आता है ये। देखिए, मैंने कहा कि मार्केट कैप कैसे निकालते हैं। वो निकलती है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ ईच शेयर, यही होता है ना। अब अगर मान लो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको नीचे ले जाऊंगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे बताइए। मार्केट कैप अपॉन प्राइस, राइट। तो यहां पर निकाल करके देखते हैं हम लोग कि मार्केट कैप अपॉन प्राइस तो कितना है जी। यहां एक हम लोग ले लेते हैं मार्केट कैप, एक सेकेंड, 934807। तो 934807 डिवाइडेड बाय 1672। तो दोस्तों हमारे पास में कितना आ गया, हमारे पास में ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, इतने सारे। अब ये इन्होंने किस तरह से निकाला, 559 पॉइंट समथिंग। ये अगर हम जाकर के इसके शेयर्स की देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो जरा देखते हैं इसमें मैच करता है कि नहीं करता है। ये देखिए, शेयर कैपिटल आप देख रहे हैं दोस्तों 559, हमारे कितना आ रहा था 559 और यहाँ कितना आ रहा है 555। इसका मतलब ये जो थोड़ा सा डिफरेंस है ना, ये कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की वजह से, प्रेफरेंशियल शेयर वगैरह इन सब की वजह से होता है। बट आप समझ रहे हैं कि कैलकुलेशन आप खुद करना सीखिए, जिससे कि आप हर चीज पे सवाल उठा सके। जितने सवाल उठाओगे उतनी अच्छी रिसर्च हो पाएगी। खैर, अब हम सीधे आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट चीज क्या है। मार्केट कैप हमने देख ही ली है। अब हम देखें बैंक करता क्या है। तो देखो, बैंक के लिए ना हमारे पास में एक अलग से टूल है और वो अलग से शीट है और उसको हम लोग यूज करेंगे। बैंक के अंदर पहले तो ये देख रहे हैं, ये तो मार्केट प्राइस हुई, ये कैप हुई, ये प्राइस हुई। पिछले टाइम से ये कितना ऊपर है, 1337, ये इसका 52 हफ्ते का लोएस्ट है और 1758 ये हाईएस्ट है। तो अभी ये हाई के पास में चल रहा है, लेकिन क्योंकि इसमें अभी एचडीएफसी ग्रुप का मर्जर भी हुआ है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए फिगर्स के राइट आने तक। पी 20.3 है, विच इज काइंड ऑफ ओके। बुक वैल्यू 446 है, वो भी थोड़ा सा ज्यादा है बट ठीक है। डिविडेंड यील्ड 1.1% है, बिल्कुल ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये 3.81 है। अब दोस्तों इसमें खास बात क्या होती है कि आपको ऐसे भी देखिए, एक सिर्फ एक रेशियो के या एक पैरामीटर के दम पे आपको कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर आप प्राइस टू
बुक देख करके डिसीजन लेंगे तो आप ये देखेंगे कि इससे सस्ते बैंक आपको सरकारी क्षेत्र के बैंक ऐसे मिल जाएंगे जिनके अंदर बहुत कम पीबी होगा आपका, ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू। लेकिन बिजनेस की क्वालिटी भी देखनी होती है। और दोस्तों जो अच्छा बैंक होता है वो थोड़ा सा महंगा तो होना डिजर्व करता है ना, थोड़ा तो प्राइस उसके लिए आपको ज्यादा देनी ही पड़ेगी। अब आप ओरिएंटल बैंक पे चले जाइए या देना बैंक, और ये इनके मुकाबले अगर आप एचडीएफसी की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी बिजनेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है उन सब से। सो वो कैसे है वो भी हम लोग देखेंगे। बाकी रेशियोज में कुछ खास ऐसा है नहीं, एंटरप्राइज वैल्यू इसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम सीधे यहां आते हैं। अब एक बैंक के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी कौन कौन सी चीजें होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें होता है दोस्तों, सबसे पहला होता है ये सारी चीजें, कासा रेशियो। कासा रेशियो होता है आपका करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का रेशियो। देखो दोस्तों, जिसका करंट अकाउंट रेशियो ज्यादा होता है वो मतलब कासा जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा अच्छा बैंक होगा। उसका रीजन क्या है कि कासा का मतलब है करंट अकाउंट डिवाइडेड बाय सेविंग अकाउंट। तो करंट अकाउंट पे बैंक को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता क्योंकि 0% होता है उसमें। जबकि आप जब सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हो तो उसपे 3%, 4%, 3%, 4%, कभी 5% ये रिटर्न भी देना पड़ता है। तो बैंक के लिए पैसा आ रहा है, उसके बदले में बैंक को देना कितना पड़ रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ फंड। तो अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो क्योंकि करंट अकाउंट रेशियो ज्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हो जाएगी, यानी ये लोन देने के लिए सस्ते में पैसा इनको मिल जाएगा। देखिए, बैंकिंग बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस। बाकी सब कंपनियां प्रोडक्ट बनाती है, सेल करती है, ये करती है, वो करती है, लेकिन बैंक के मामले में क्या होता है, बैंक के मामले में ये होता है दोस्तों कि बैंक सबसे पहले कैश कहीं से लेता है, ठीक है, ये पैसा मनी लेता है, ये बोरो करता है, और बोरो करने के बाद में और ये दूसरी जो एंटिटीज है उनको ये लेंड करता है, यानी कि उनको उधार देता है। यानी इधर से उधार लिया और इधर से उधार दिया। तो उधार किन किन से ले रहा है, उधार ले रहा है डिपॉजिटर्स से, सेविंग अकाउंट वालों से, करंट अकाउंट वालों से, एफडी वालों से, और भी जो लोग टर्म डिपॉजिट वगैरह करवाते हैं उन सब से, इन सब से ले रहा है। लेने के बदले में इसको क्या देना पड़ रहा है, इनको देना पड़ रहा है इंटरेस्ट, ठीक है। अब मान लीजिए इसने 5% इंटरेस्ट दिया, तो जब यही पैसा ये किसी और को उधार देगा, मान लीजिए किसी कंपनी को उधार दे रहा है, ये लोन दे रहा है, तो उस केस में ये उससे 12% लेगा कम से कम। जब ये 12% लेगा तो उसमें से 5% ये अपने जो कर्जदार है उनको दे देगा जहां से इसने पैसा लिया है, विच इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और बीच में जो 7% बच गया, यानी 12% माइनस 5%, ये वो जो पैसा दे रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, और ये जो इंटरेस्ट इसको मिल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस इज इट्स प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। इसी को हम एनआईएम भी बोलते हैं, एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। यही इसकी कमाई है बैंक की। सो दोस्तों, इसको ध्यान में रखते हुए हमें बैंकिंग स्टॉक्स को थोड़ा अलग तरीके से एनालाइज करना होता है। तो अब हम जाके देखें बैंकिंग स्टॉक्स में, तो अभी एचडीएफसी में कासा कितना है, तो हम चलते हैं सीधा, देखें करंट अकाउंट। देखिए, कासा रेशियो है दोस्तों 46.1% इसका। तो इसको हम लोग ले जाकर के यहां पर पेस्ट कर देते हैं। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आ रहा है इसका, रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख लेते हैं। वो कहां मिलेगा, वो मिलेगा हमें यहां पर भी मिल जाएगा, ऊपर भी ये रहा 18.6%। इसको हमने यहां पर रख लिया। फिर उसके बाद में रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स का मतलब है कि इसके पास में एसेट क्या होंगे, एक बैंक के एसेट क्या होते हैं, बैंक के एसेट होते हैं दोस्तों जो इसने लोन दिया है वो, क्योंकि वहीं से तो इसके पास में कमाई होने वाली है ना। तो रिटर्न ऑन एसेट वो निकालने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि इसकी लोन बुक किस तरीके की है। तो वो आसानी से अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं हम किसी दूसरी साइड से लेकर के आते हैं उसे। तो रिटर्न ऑन एसेट्स यहां नहीं है, देख लेते हैं हमें यहां मिलता है क्या। इसमें से ये हटा देते हैं
और ये लेते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स। ये रहा रिटर्न ऑन एसेट्स एंड सेव द कॉलम्स। अब हम देखते हैं, तो देखिए दोस्तों रिटर्न ऑन एसेट्स कितना आ रहा है इसका आ रहा है 2.17, और जो कि पूरी इंडस्ट्री में अगर आप देखा जाए तो कोटक बैंक के को छोड़ के सबसे ज्यादा है, यानी सेकंड नंबर पे है। तो हम इसको डाल सकते हैं 2.17, ये आप ले जाकर के इसमें डाल दीजिए। फिर उसके बाद में नेट करंट नेट सॉरी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए कितना है इसका। दोस्तों एनपीए वो लोन्स होते हैं जो कि कंपनी के जो मतलब बैंक के जो खराब हो चुके हैं, मतलब जिनका पैसा आने की उम्मीद नहीं है। अगर कोई भी कर्जदार या जिसने लोन लिया है वो 90 डेज तक अपने लोन की किस्त का इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करता है, तो बैंक उसे एनपीए मान लेता है। एनपीए का मतलब हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी वो एसेट्स, एसेट्स क्या, लोन्स, वो लोन्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, यानी जिनका पैसा नहीं आ रहा है। अब इन सबको माना जाता है ग्रोस एनपीए। ग्रोस एनपीए मतलब कुल मिला के सारे वो पैसे, वो लोन का वो अमाउंट जिससे पैसे आने की उम्मीद कम है, नहीं है लगभग। अब उसमें से बैंक क्या करता है कि कुछ परसेंट पैसा अलग से प्रोविजनिंग के लिए निकाल के देता है, कि अगर मान लीजिए 10 रुपए का लोन का पैसा एनपीए हो गया है, तो बैंक कहता है चलो 3 रुपए मैं इसमें प्रोविजन कर देता हूँ। मतलब वो अपने जो एसेट्स है, अपना जो कैश है उसमें से निकाल के उस बैंक की प्रोविजन के नाम पे रख देता है कि भाई 10 में से 3 का तो पैसा हम इधर से अरेंज कर देंगे। अब बचा हुआ जो 7 है वो कहलाता है दोस्तों नेट एनपीए, यानी ये तो डूबत खाता है, यानी ये पैसा तो डूबना ही डूबना है। तो नेट एनपीए जितना कम होता है उतना ही अच्छा होता है। तो हम यहां आकर के देखते हैं नेट एनपीए को, यह है 0.32%। तो नेट एनपीए हो गया दोस्तों 0.32% इन केस ऑफ दिस। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो हम लोग देखें तो एनआईएम कितना आएगा इसका, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.2%। कितना है, 4.2%। और ये भी हमें यहां पर मिल जाएगा। फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज, तो पहले तो ये है कि नेट जो इंटरेस्ट मार्जिन है वो इसकी कमाई है, असली कमाई, तो वो कितनी है 4.2%। और इसका मतलब ये होता है कि इसने अगर मान लीजिए 10% अपने सॉरी 5% अगर मान लीजिए इसने इंटरेस्ट पे किया है, तो उसके बदले में कम से कम इसने 9% 10% पे दूसरे जो इसके कस्टमर्स हैं उनको लोन दिया होगा। तो बीच का 4.2% इसने अपनी कमाई में मान लिया है। अब लास्ट है दोस्तों, वो है आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि कितनी कैपिटल इसके पास में बैंक के पास पड़ी है अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एनपीएस। मतलब कि बैंक के पास पैसा कितना एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, मान लीजिए एनपीए की वजह से प्रॉब्लम आई या फिर कुछ और दिक्कत है, तो बैंक के पास कैश भी तो होना जरूरी है। तो कैपिटल कितनी पर्याप्त है, कितनी पर्याप्त पूंजी इसके पास है, कहीं ऐसा नहीं हो कि जब बैंक को पैसे की जरूरत पड़े तो इसके रिजर्व्स में पैसा ही ना हो। तो इसलिए वैसे तो जो आरबीआई है उसने एक लिमिट फिक्स कर रखी है, वो लिमिट से ऊपर तो इनको रखना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी जितना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ज्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है। तो ये दोस्तों आपका इसमें एक बैंक के जो मेजर मेजर चीजें हैं वो आ गई है। और लास्ट सॉरी लास्ट आता है दोस्तों, वो आता है प्राइस टू बुक रेशियो। तो अब आप देखेंगे प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो कितना है इसका, वो भी हम लोग इसमें देख लेते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू आ रही है इसकी 3.82। अब खास बात क्या है कि जब आप रिसर्च करें तो आप हमेशा अलग अलग बैंकों को साथ में लेकर के करें, ना कि सिर्फ एक बैंक पर आधारित रखें। अभी जो एडवांसेस की ग्रोथ है ये यहाँ पर डेटा इसमें आपको थोड़े दूसरी साइट्स वगैरह पे सर्च करना पड़ेगा। देख लेते हैं अगर यहाँ मिल जाता है तो एडवांसेस ग्रोथ नहीं, तो वो अभी फिलहाल के लिए हम लोग उसको एक बार साइडलाइन कर देते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट जो क्राइटेरिया वो है कॉस्ट टू इनकम रेशियो। कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम यहां देख लेते हैं कि इसको आ रहा है, यानी ये रहा। सो दोस्तों कॉस्ट टू इनकम रेशियो का मतलब सीधी बात है कि ऊपर कॉस्ट है नीचे इनकम है, तो ये जितना कम रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। यानी कि इनकम लाने के लिए खर्चा कितना पड़ रहा है वो इज कॉस्ट टू इनकम। तो इसका है 38.3।
अब मैं जो आपको कहना चाह रहा था वो ये है कि आपको ऐसे अलग अलग बैंक्स को कंपेयर करके देखना चाहिए। दूसरा लास्ट है कि इसमें कोई न्यूज तो नहीं है ऐसी नेगेटिव न्यूज, तो उसके बारे में आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो एचडीएफसी में तो सब पॉजिटिव ही है, अभी नेगेटिव तो कुछ है नहीं। अब दूसरे बैंक्स में देखें कि ये सब क्या हो रहा है वहां पर, तो इसको चेक करने के लिए हम चलते हैं दोस्तों आईसीआईसी बैंक पर। आईसीआईसी में चले। ये मैं फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूँ, टेक्निकल सब बाद में करते हैं इसके बाद। तो अभी देखिए यहाँ पर हम लोग पहले क्या देखें, सबसे पहले देखते हैं कैपिटल एडिकेसी रेशियो, इसको डाल लेते हैं। तो यहाँ आए तो कितना है इसका 19.51% आईसीआईसी बैंक का। वो इसको ज्यादा मतलब इसका अच्छा है इस हिसाब से एचडीएफसी के मुकाबले में। नेक्स्ट है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो कितना है दोस्तों, वो है आपका 3.67। और यहाँ कितना है, पहले वाले का कितना था 4.20, तो वो तो बड़ा ही अच्छा था। एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, तो इस हिसाब से कौन सा बैंक अच्छा हुआ, इस वाले क्राइटेरिया में ये वाला अच्छा हुआ, और इस वाले क्राइटेरिया में ये वाला अच्छा हुआ। अब एनपीए पर आए तो एनपीए जितने कम उतने ही अच्छे। तो नेट एनपीए कितने 0.63% किसके केस में, आईसीआई के केस में। सो यहाँ आ गए हम लोग 0.10। तो यहाँ पर भी बैंक कौन सा अच्छा हुआ, एचडीएफसी बैंक अच्छा हुआ। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन एसेट्स। तो रिटर्न ऑन एसेट्स अपने को कितना मिल रहा है, वहां पर मिल रहा है 2.1। और यहाँ कितना है जी, रिटर्न ऑन एसेट्स ऑफ आईसीआईसी बैंक इज 2.02। तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं 2.02। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपका बैंक कौन सा अच्छा हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी, शेयर होल्डर्स को कितना, किस में ज्यादा फायदा है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी है 18.7% इन केस ऑफ आईसीआईसी बैंक। तो ये इसके लिए ज्यादा हो गया, यानी कि यहाँ पर फायदा किसको है, आईसीआईसी बैंक को। फिर कासा, कासा जो सबसे इंपॉर्टेंट में से एक होता है, तो कासा को अगर हम देखें तो आईसीआईसी बैंक का जो कासा है वो है 41.8%। तो यहाँ पर आ गए साहब हम कासा में इसमें। तो ऑब्वियसली कासा जितना ज्यादा उतना अच्छा। तो किसका ज्यादा फायदा हुआ, किसका ज्यादा अच्छा हुआ, एचडीएफसी का। और प्राइस टू बुक वैल्यू ये देखें जरा, तो ये है 3.67। अब ये सारे क्राइटेरिया देखने के बाद में, और एक और है कॉस्ट टू इनकम रेशियो, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट टू इनकम कहाँ था अपने पास में, ठीक है। चलो ये डिटेल हमें यहाँ पर नहीं मिली, तो एक बार इसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो नेट अगर हम ओवरऑल दोनों को कंपेयर करें, क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि बैंक्स को कंपेयर कैसे किया जाता है, एक बार इसको अगर क्राइटेरिया को छोड़ दें तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक ने स्कोर किया है दो पार्ट्स में अच्छा, और एचडीएफसी बैंक ने 1, 2, 3 और 4 चार जगह पर अच्छा परफॉर्म किया है। सो दोस्तों अगर कोई बैंक ज्यादा अच्छा फंडामेंटली है तो थोड़ा सा तो प्राइस ज्यादा होगी ना उसकी, इसलिए ये 3.82 चार्ज कर रहा है एज कम्पेयर टू 3.67। सो दोनों बैंक्स में से अगर मजबूती के हिसाब से कहा जाए तो एचडीएफसी बैंक इज मच बेटर एज कम्पेयर टू आईसीआईसीआई बैंक। तो ये एक बैंकों की जो रिसर्च होती है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद है कि आपको ये चीज काफी इंटरेस्टिंग भी लगी होगी और आपको यूजफुल भी लगी होगी। अब दोस्तों मेरा ये कहना है कि जब आपने दोनों को कंपेयर कर लिया
तो फिर आप टेक्निकल्स में जाकर के इनकी बाकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। तो जैसे कि हम एचडीएफसी के लिए जाएं, यहां पर अब ये जो एचडीएफसी बैंक है दोस्तों, यहां देखिए आप, कितनी गजब की बात है। ये है इसकी लेटेस्ट जो अभी की कंडीशन है वो। तो आप सबसे पहले तो नोट कर सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो ग्रो कर रहा है। दूसरी चीज, दो कैंडलस्टिक्स ग्रीन थी, एक ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड चल रहा था, और वो क्यों चल रहा था? क्योंकि मूविंग एवरेजेस ने यहां क्रॉस किया था बिलो द कैंडलस्टिक्स, जो मेरा फॉर्मूला है आप लोगों के लिए। हालांकि यहां पर भी उल्टा हुआ था, ये थोड़ा साइडवे हो गया था। तो कभी कभी थोड़ा सा मार्केट टाइम लेता है मूविंग एवरेज के हिसाब से रिजल्ट देने में, बट वो आता जरूर है रिजल्ट। तो अभी ये एक पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा था, अब एक लंबी इसके अंदर रेड कलर की कैंडल आई है। अब हमें ये देखना है कि अगले 3 दिन तक इसका स्टॉक का मूवमेंट कैसा रहता है, उसके बेसिस पे इसके ट्रेंड की के बारे में पता चलेगा। अगर हम इसके बाकी की जो चीजें हैं उन पे देखें, तो मान लीजिए मॉर्निंग स्टार में देखते हैं एचडीएफसी बैंक। तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का ये चार्ट आ गया है आपके सामने। थोड़ा सा स्लो है बट ये जो इक्विटी रिसर्च है वो वैसे तो बड़ी बोरिंग सी है, और जो लोग इसे इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं दोस्तों, वो कुछ ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ये बोरिंग होने के लिए ही बनी है, क्योंकि इंटरेस्टिंग तो जादू होते हैं, हाथ की सफाई होती है, चालबाजियां होती है, जिसमें आपको सिर्फ घाटा होता है। कसीनो होता है, कसीनो होता है ना, इंटरेस्टिंग, बड़ा एकदम आनंद आता है वहां जाने के अंदर। लेकिन वहां 10 में से 9 लोग पैसे लुटा करके ही तो आते हैं। आप बैठे रहो उस जगह के और खेलते रहो। उस जगह के रूल इस तरह से बनाए गए हैं कि एंड ऑफ द डे यू फील लाइक लूजिंग द मनी। ठीक है, आप शुरू में जीतेंगे, बाद में हारेंगे। तो दोस्तों, आप थोड़ा सा पेशेंस बहुत जरूरी है इस फील्ड के अंदर, तो वो जरूर रखिए। सीधा हम लोग यहाँ आते हैं। तो अब देखिए, हम बात कर रहे थे एचडीएफसी बैंक के चार्ट की। तो ये आपका एचडीएफसी बैंक का चार्ट है। मनी कंट्रोल में ना सब चीजें अच्छी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग के पीछे लगे रहते हैं। बट आप ये देखिए, यहां अगर हम देखें तो ये वही स्टेज है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था उस टाइम पर, कि ये जो जगह है वो आपको दे रही है, ये एक तरीके से आपका सिग्नल यहां पर मिल रहा है। बाय सिग्नल था, लेकिन क्योंकि क्लियर नहीं था, आप देखो दोनों आपस में क्रॉस नहीं किए हैं, बल्कि सिर्फ पैरेलली निकल गए हैं, तो ये कंफर्म सिग्नल नहीं मिला था। यहां पर एक ट्रेंड ग्रीन कलर का सेट होता हुआ दिखा था, अप ट्रेंड, बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो हमें इसे वेट एंड वॉच करना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, यहां देखिए आरएसआई ऑलरेडी कहां पहुंच चुकी है, ये 70 से ऊपर है, यानी कि ये ओवर बॉट, यानी ओवर परचेज्ड, यानी कि महंगी रेंज में है। तो ये एक्सपेंसिव शो कर रही है इसको, कि अब ये लोगों ने बहुत ज्यादा पैसे में खरीद लिया है, तो ऊपर से ज्यादा इसका नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। और अगर आप यहां देखेंगे तो एमएसीडी जो है वो आपको बता रही है कि स्टॉक ओवर प्राइस तो है, ये बात सही है, लेकिन क्लियर ट्रेंड का इंतजार कर रहा है। तो हो सकता है कि जब एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी ग्रुप के मर्जर के बाद सारी चीजें धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो, उसके बाद हमें एक क्लियर ट्रेंड का सिग्नल मिले। अगर ऐसा मिलता है तो आप नजर रखिएगा, क्योंकि अब तो आपको टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस आ गए है कि नहीं दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये एक रिसर्च है जो बहुत हजारों लाखों रुपए के कोर्सेज करने के बाद में भी नहीं करने को मिलती है। सो ये मैं कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ, इसका फायदा उठाइए, और साथ में दूसरे लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। इसलिए दोस्तों, इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इसे शेयर करिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं सब जगह जरूर भेजिए। हो सकता है कुछ दोस्त आपके ऐसे बन जाए जो आपके साथ मिलकर के इस तरह से रिसर्च करें, और वो हीरे निकाल लें, जो 5,000 कोयलों में से, यानी स्टॉक्स में से, वो 5, 10, 20 ऐसे हीरे वाले स्टॉक जो आपको 10,000 रुपए को करोड़ रुपए में कन्वर्ट करने की क्षमता भी रखते हो। तो दोस्तों, इसके लिए जरूरी है कि आप रेगुलरली एक चीजों को स्टडी करते रहें, समझते रहें, रिसर्च करते रहें, और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको ये और कहूंगा, आज क्या आपको कुछ नया सीखने को मिला इसमें? मुझे लिख करके जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में।
और ये भी बताइए कि पूरे वीडियो में आपको सबसे अच्छी और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या दिखी, तो वो मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, आने वाले दिनों में हम इस तरीके के रिसर्च वाले और बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले हैं, तो इस चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। एक चीज और मैं कह रहा था कि कुछ दिनों से ना मैं सोच रहा हूँ एक डांट का सेक्शन शुरू किया जाए। तो दोस्तों आज एक डांट का सेक्शन शुरू करते हैं, इसे कहेंगे शाबाशी और खिंचाई सेक्शन। तो शाबाशी इस चीज की दोस्तों कि आप लोग सही चीजों को सीखना शुरू कर चुके हैं, और आज की डांट इस बारे में है कि इतना करने के बाद में भी सब्सक्राइब बटन दबता क्यों नहीं है आपसे। अगर आपको जाकर के लोगों की ऐसे चालबाजियों में फंसना है और उनके जाके लाइक और सब्सक्राइब करना है, तो फिर वो चैनल पे जाइए आप। यहाँ सिर्फ आपको ईमानदारी की, मेहनत वाली, रिसर्च बेस्ड नॉलेज ही मिलेगी। सो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। मेरा भी हौसला बढ़ेगा और आपको अगली रिसर्च की वीडियो जल्दी ही मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, डांट खत्म। अगर आपको पसंद नहीं आता मेरा डांटना तो आप मना कर सकते हैं, मैं बंद कर दूंगा। लेकिन दोस्तों एक ही तो होता है, चाहे वो गुरु हो, चाहे बड़ा भाई हो, चाहे गाइड हो, जो आपको हक से, गलत रास्ते से बचा सकता है और आपको डांट भी सकता है। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और टेक केयर। जय हिंद।